हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल कंप्यूटर स्कूल। आसाम बोर्ड के जितने भी बच्चे हैं क्लास 12 के, है ना, आसाम बोर्ड क्लास 12 के जो बच्चे हैं उनके लिए कंप्यूटर साइंस का 2023 के क्वेश्चन पेपर का हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं। सॉल्यूशन की सीरीज का ये सिक्स्थ पार्ट है, छठा पार्ट है, और इस छठे पार्ट में हम लोग लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस के बाकी के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करेंगे। यहाँ पर देखिए, आपका जो क्वेश्चन है इस वीडियो का, जो पहला क्वेश्चन है वो ये दिया हुआ है, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ, है ना, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स यूज्ड इन एसक्यूएल। एसक्यूएल में इस्तेमाल होने वाले डिफरेंट टाइप्स के जो डेटा टाइप होते हैं उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है, लिखना है। यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों ने ये बताया, इन एसक्यूएल डेटा टाइप्स आर यूज्ड टू स्पेसिफाई द टाइप ऑफ डेटा दैट कैन बी स्टोर्ड इन अ कॉलम ऑफ अ टेबल। एसक्यूएल में डेटा टाइप जो है वो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जो भी आप कॉलम बनाते हैं ना टेबल का, तो कॉलम जो आप बनाते हैं टेबल का, उस कॉलम में जो वैल्यू आप भरते हैं, आप जो डेटा उसमें फिल करते हैं, उसका टाइप को बताता है। ठीक है, तो डेटा टाइप किसी टेबल के कॉलम में भरे जाने वाले डेटा के टाइप को बताता है। डिफरेंट एसक्यूएल डेटाबेस सिस्टम, ठीक है, बहुत सारे आपका एसक्यूएल डेटाबेस सिस्टम है, जैसे कि माई एसक्यूएल है या पोस्टग्रेसक्यूएल है या आपका जो है ओरेकल है, में हैव स्लाइट वेरिएशंस इन देयर डेटा टाइप्स। अलग अलग जो आपके एसक्यूएल डेटाबेस सिस्टम्स है उसमें डेटा टाइप को लेकर के बस थोड़ा थोड़ा सा अंतर होता है, बट द फंडामेंटल कैटेगरीज रिमेन्स कंसिस्टेंट। लेकिन जो फंडामेंटल जो कैटेगरीज होता है डेटा टाइप का वो लगभग सबका सेम ही होता है। हेयर आर द मेन टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स यूज इन एसक्यूएल। यहाँ पर नीचे आपको बताया गया है जो कि एसक्यूएल में इस्तेमाल होने वाले जो है कॉमन टाइप के जो डेटा टाइप है उसके बारे में आपको बताया गया है। सबसे पहले जानिए न्यूमेरिक डेटा टाइप। दिस टाइप्स स्टोर न्यूमेरिकल वैल्यू। ये जो टाइप होता है ये न्यूमेरिकल वैल्यू को स्टोर करता है। इसमें न्यूमेरिक डेटा टाइप में आपका एक होता है इंट, ठीक है, INT इंट। इंट जो होता है स्टोर इंटीजर वैल्यूज। ठीक है, ये इंटीजर वैल्यू को स्टोर करेगा, बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। इंटीजर वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। कॉमनली यूज फॉर काउंटिंग और इंडेक्सिंग। कॉमनली इसका इस्तेमाल जो है काउंटिंग के लिए या फिर इंडेक्सिंग के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर बताया गया है इंट या इंटीजर, है ना, स्मॉल इंट फॉर स्मॉलर रेंज के लिए और बिग इंट फॉर लार्जर रेंज के लिए। तो ये जो इंट है, स्मॉल इंट है या बिग इंट है, ये सभी क्या है, न्यूमेरिक डेटा टाइप्स के कुछ प्रकार हैं। अगला है आपका डेसिमल, ठीक है, और न्यूमेरिक। ठीक है, यहाँ पर पी और एस का क्या मतलब होता है समझाएंगे आपको आगे चल करके। यहाँ पर देखिए, डेसिमल या न्यूमेरिक स्टोर एग्जैक्ट न्यूमेरिक वैल्यूज विथ अ फिक्स्ड नंबर ऑफ डिजिट। यहाँ पर जो है ये एग्जैक्ट न्यूमेरिक वैल्यू को स्टोर करता है जिसमें नंबर ऑफ जो डिजिट होंगे वो फिक्स होंगे। वेयर पी इज प्रिसीशन, ठीक है, पी प्रिसीशन को यहाँ पर डिनोट कर रहा है, और प्रिसीशन का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ डिजिट। एंड एस इज द स्केल, और एस जो है वो स्केल को जो है रिप्रेजेंट करता है। स्केल का मतलब नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। ठीक है, तो एस का मतलब हो गया डेसिमल पॉइंट के बाद कितना डिजिट, और पी का मतलब हो गया टोटल डिजिट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए, एग्जाम्पल दिया हुआ है डेसिमल 10,2, तो कैन स्टोर वैल्यूज लाइक। यहाँ पर देखिए बहुत बड़ा वैल्यू है, अगर आप पूरा यहाँ से यहाँ देखें तो 10 डिजिट है। ठीक है, ये कितना है, 10 डिजिट है। इसके लिए इस्तेमाल क्या होगा हम लोग का पी, यानी कि ये जो 10 है ये क्या है, मेरा पी है। और देखिए डेसिमल के बाद जो है आपका 2 डिजिट है ना, तो इसके लिए क्या इस्तेमाल हो रहा है, टू इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, अब आगे चलें यहाँ पर। नेक्स्ट देखें, यहाँ पर है आपका न्यूमेरिक टाइप में फ्लोट। ये क्या स्टोर करता है, तो स्टोर अप्रोक्सीमेट न्यूमेरिक वैल्यूज। ठीक है, ये अप्रोक्सीमेट न्यूमेरिक वैल्यू को स्टोर करता है, जबकि अभी हमने देखा डेसिमल या जो न्यूमेरिक होता था वो एग्जैक्ट, है ना, वो एग्जैक्ट न्यूमेरिक वैल्यू को स्टोर करता था। तो फ्लोट जो है वो अप्रोक्सीमेट न्यूमेरिक वैल्यू को स्टोर करता है विथ फ्लोटिंग पॉइंट प्रिसिशन। फ्लोटिंग पॉइंट प्रिसिशन मतलब पॉइंट वाला वैल्यू, ऑफन यूज फॉर साइंटिफिक कैलकुलेशन। बेसिकली इसका इस्तेमाल जो है साइंटिफिक कैलकुलेशन के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर फ्लोट और रियल, ये फ्लोट कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट है हमारा डबल। स्टोर अप्रोक्सीमेट न्यूमेरिक वैल्यूज विद हायर प्रिसिजन देन फ्लोट। ठीक है, ये फ्लोट की तरह ही होता है ना, ये भी अप्रोक्सीमेट न्यूमेरिक वैल्यूज को स्टोर करता है, लेकिन इसका जो प्रिसिशन होता है वो फ्लोट से ज्यादा होता है। एग्जाम्पल के तौर पर डबल प्रिसिशन, ये क्या है, ये आपका डबल कैटेगरी का डेटा टाइप हो गया। अब आते हैं हम लोग सेकंड कैटेगरी। पहला कैटेगरी न्यूमेरिक वैल्यू से रिलेटेड था। न्यूमेरिक वैल्यू से रिलेटेड हमने सब बहुत सारा कुछ देखा, हमने इंट देखा, हमने फ्लोट देखा, है ना, हमने डबल देखा,
ठीक है, ये सभी न्यूमेरिक कैटेगरी का था। अब हम लोग आते हैं कैरेक्टर या स्ट्रिंग डेटा टाइप्स की कैटेगरी को देखते हैं। इस कैरेक्टर्स या स्ट्रिंग डेटा टाइप, इसके बारे में कहा गया है दिस टाइप्स स्टोर टेक्स्ट और स्ट्रिंग वैल्यू, ये टेक्स्ट या फिर स्ट्रिंग वैल्यू को स्टोर करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर कैर डेटा टाइप, कैर लिख करके यहाँ पर पैरेंथेसिस के भीतर में एन लिखा हुआ है। यहाँ कहा गया है फिक्स्ड लेंथ कैरेक्टर स्ट्रिंग, ये एक फिक्स्ड लेंथ कैरेक्टर स्ट्रिंग होता है। इट ऑलवेज रिजर्व्स द स्पेस फॉर द डिफाइंड लेंथ एन। ठीक है, जितना आप एन का वैल्यू देंगे, अगर आपने एन का वैल्यू 30 दे दिया तो 30 कैरेक्टर के लिए ये स्पेस जो है आपका रिजर्व करके रख देता है। इवन इफ द स्ट्रिंग इज शॉर्टर, ठीक है, यानी 30 कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए आपने स्पेस तो रिजर्व कर दिया, लेकिन मान लीजिए 30 में से केवल 15 कैरेक्टर ही है ना, 15 कैरेक्टर ही आपने स्टोर किया, तो 15 जो आपका स्पेस है वो तो बेकार चला गया। लेकिन ये ऐसा ही करता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए यहाँ लिखा हुआ है कैर 10 वुड स्टोर एग्जैक्टली 10 कैरेक्टर्स, ये एग्जैक्टली 10 कैरेक्टर्स ही स्टोर करेगा, 10 से ज्यादा नहीं करेगा। पैडिंग विथ स्पेस इफ नेसेसरी, ठीक है, इस लाइन को आप थोड़ा इग्नोर करेंगे। अगला है वेर कैर, एक कैर हुआ एक वेर कैर होगा। वेरिएबल लेंथ कैरेक्टर स्ट्रिंग वेयर एन डिफाइंस द मैक्सिमम लेंथ, ठीक है, यहाँ एन क्या डिफाइन करेगा, मैक्सिमम लेंथ को डिफाइन करता है। इट ओनली यूजेस द स्पेस रिक्वायर्ड फॉर द एक्चुअल डेटा। इसमें क्या होता है, ठीक है, आप इसमें जो है 50 इसका साइज दे देते हैं, लेकिन अगर आपने 10 कैरेक्टर ही इसमें स्टोर किया है तो वो 10 कैरेक्टर ही जगह लेगा। एग्जाम्पल के तौर पर वेर कैर 255, ठीक है। अगला है आपका डेटा टाइप टेक्स्ट, अ टाइप यूज्ड फॉर स्टोरिंग लॉन्ग टेक्स्ट डेटा। अगर आपका जो टेक्स्ट डेटा है काफी बड़ा है, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग टेक्स्ट डेटा टाइप का इस्तेमाल करते हैं। इट डज नॉट रिक्वायर डिफाइनिंग द लेंथ, इसमें आपको लेंथ डिफाइन करने की आवश्यकता नहीं होती है, जैसे कि आपको कैर में करना पड़ता था और वेर कैर में करना पड़ता था। एंड कैन स्टोर लार्ज टेक्स्ट कंटेंट, और ये लार्ज टेक्स्ट कंटेंट यानी बहुत ज्यादा अगर टेक्स्ट स्टोर करना हो तो आप टेक्स्ट डेटा का क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर टेक्स्ट होता है डेटा टाइप, एक होता है लॉन्ग टेक्स्ट, ठीक है, बेसिकली इसका इस्तेमाल माई स्क्यूएल में होता है। डेटा टाइप का थर्ड कैटेगरी डेट एंड टाइम डेटा टाइप। These types are used for storing date and time values, ठीक है, इस डेटा टाइप का इस्तेमाल डेट और टाइम वैल्यू को स्टोर करने के लिए किया जाता है। जैसे कि डेट, स्टोर अ डेट वैल्यू, ये डेट वैल्यू को स्टोर करता है। डेट वैल्यू में आप ईयर मंथ और डे देंगे। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए डेट होता है, और जो डेट फॉर्मेट होता है वो होता है इस तरीके से, ईयर के लिए 4, मंथ के लिए 2 और डे के लिए 2। टाइम, स्टोर अ टाइम वैल्यू, ठीक है, ये टाइम वैल्यू को स्टोर करने के लिए इस डेटा टाइप का इस्तेमाल करते हैं। इसमें क्या क्या चीजें होंगी, आवर मिनट्स और सेकंड होंगे। टाइम आपका जो है डेटा टाइप हो गया, और टाइम का फॉर्मेट कुछ इस तरीके से होगा, आवर मिनट एंड सेकंड। एक और होता है डेटा टाइप जो होता है डेट एंड टाइम, ठीक है, इन दोनों का कंबाइन करके डेट है ना, डेट टाइम। स्टोर बोथ डेट एंड टाइम वैल्यू, ये दोनों चीजें स्टोर कर सकता है, डेट भी स्टोर कर सकता है, टाइम भी स्टोर कर सकता है। एग्जाम्पल देखिए डेट टाइम को लेकर के, इसका जो फॉर्मेट होता है वो इस तरीके से होता है, ईयर के लिए 4 कैरेक्टर, मंथ के लिए 2 कैरेक्टर, डे के लिए 2 कैरेक्टर, फिर इधर आवर के लिए 2 कैरेक्टर, मंथ के लिए मंथ नहीं, मिनट के लिए 2 कैरेक्टर और सेकंड के लिए 2 कैरेक्टर। एक और होता है टाइम स्टैम्प डेटा टाइप, सिमिलर टू डेट टाइम के जैसा ही होता है जैसा हमने भी डेट टाइम पढ़ा, बट यूजुअली इंक्लूड्स ऑटोमेटिक ट्रैकिंग ऑफ रिकॉर्ड्स क्रिएशन और लास्ट अपडेट टाइम। ये ऑटोमेटिक जो है डेट क्रिएट करता है, जैसे कोई जो है कोई अपडेट किया गया है ना, डेटाबेस में किसी प्रकार का अपडेट किया गया, तो ये ऑटोमेटिकली किस टाइम में डेटा अपडेट हुआ उस टाइम को ये स्टोर कर लेता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए यहाँ पर टाइम स्टैम्प जो है ये बताया गया है। अगला देखिए ईयर, ठीक है, ईयर के बारे में कहा गया, ये भी एक डेटा टाइप है। स्टोर अ ईयर वैल्यू, ठीक है, ये ईयर वैल्यू को क्या करता है, स्टोर करता है। एग्जाम्पल के तौर पर ईयर जिसका जो फॉर्मेट होगा वो 4Y यानी कि 4 कैरेक्टर होगा। नेक्स्ट कैटेगरी है बुलियन डेटा टाइप। दिस टाइप इज यूज टू स्टोर लॉजिकल वैल्यू। ये जो टाइप होता है इसका इस्तेमाल हम लोग लॉजिकल वैल्यू को स्टोर करने के लिए करते हैं। हम लोग बुलियन या फिर बुल लिखते हैं, ठीक है, और ये जो आपका बुलियन वैल्यू होगा ये या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। एग्जाम्पल के तौर पर बुलियन के बारे में बताया गया, बुलियन डेटा टाइप के बारे में बताया गया है कि बुलियन जो होता है वो या तो 1 स्टोर करेगा, 1 का मतलब होता है या 1 स्टोर होता है ट्रू के लिए, या फिर 0 स्टोर करेगा, जो 0 होता है वो किसके लिए होता है, फॉल्स के लिए होता है।
नेक्स्ट कैटेगरी है बाइनरी डेटा टाइप्स। दिस टाइप्स स्टोर बाइनरी डेटा लाइक फाइल्स और इमेजेस। ठीक है, ये जो डेटा टाइप है इसका इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हम लोग को कुछ ऐसा डेटा हम लोग को स्टोर करने की रिक्वायरमेंट होता है जो बाइनरी टाइप का होता है, जैसे कि कोई फाइल हो या फिर कोई इमेजेस हो। बाइनरी एन फिक्स्ड लेंथ बाइनरी स्ट्रिंग स्टोर करेगा। ठीक है, एग्जांपल के तौर पर बाइनरी यहाँ 10 लिखा हुआ है। दूसरा है where boundary and a variable length boundary string similar to varchar but for बाइनरी डेटा। ठीक है, varchar की तरह ही होता है लेकिन ये केवल बाइनरी डेटा को स्टोर करता है। एग्जांपल यहाँ पर देखिए दिया हुआ है। फिर है ब्लॉब, स्टैंड फॉर बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट यूज्ड फॉर स्टोरिंग लार्ज बाइनरी डेटा सच एज इमेजेस ऑडियो फाइल्स। अगर आपको इमेजेस या ऑडियो फाइल्स स्टोर करना है डेटाबेस में, ठीक है, तो उसके लिए आप डेटा टाइप ब्लॉब इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, यहाँ एग्जांपल दिए हुआ ब्लॉब होता है, एक लॉन्ग ब्लॉब होता है। अब बात करते हैं हम लोग अदर डेटा टाइप्स में। अदर डेटा टाइप में एक इनम होता है, ठीक है, एक सेट होता है। enum क्या है? A string object with predefined list of possible values. It is useful for columns that only allows specific set of values. ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा है। ठीक है, आप इनको ना भी लिखें तो चलेगा। एटलीस्ट आपके लिए जो मुख्य चीजें जो लिखनी थी इसमें वो आपका था, सबसे पहला जो जरूरी था वो था आपका न्यूमेरिक टाइप, है ना। आपको न्यूमेरिक टाइप सब लिखना होगा। ठीक है, आप इंट डेसिमल सब कुछ लिखना, तो पहला कैटेगरी जरूरी था न्यूमेरिक टाइप। दूसरा कैटेगरी जरूरी था कैरेक्टर टाइप। ये आपको मुख्य रूप से लिखना ही लिखना है। ठीक है, बहुत कुछ होता है लेकिन। और तीसरा डेट एंड टाइम डेटा टाइप, ये तीसरा कैटेगरी भी आपके लिए जरूरी है। ठीक है, इसके बाद आगे आगे जो है और कोई डेटा टाइप आपके लिए उतना जरूरी नहीं है। ठीक है, मैंने आंसर काफी बड़ा लिख दिया है लेकिन बेसिकली आप 3 कैटेगरी जरूर से लिखना अपने आंसर में। अगला है क्वेश्चन, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एसओपी एंड पीओएस फ्रॉम अ ट्रूथ टेबल। किसी ट्रूथ टेबल से सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ सम कैसे निकालें। ठीक है, इसके प्रोसेस को बताना है। ठीक है, किसी ट्रूथ टेबल से सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ सम कैसे ऑब्टेन करते हैं, कैसे निकालते हैं, इसके प्रोसेस को बताना है। देखिए यहाँ बताया गया है टू ऑब्टेन सम ऑफ प्रोडक्ट, है ना, सम ऑफ प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ऑफ सम एक्सप्रेशन को किसी ट्रूथ टेबल से निकालने के लिए हम लोग इन स्टेप को फॉलो करेंगे। पहले हम लोग जानेंगे सम ऑफ प्रोडक्ट को लेकर के। द एसओपी एक्सप्रेशन इज फाउंड बाय ओरिंग सेवरल एंड टर्म। ठीक है, मतलब आपको और करना है, मतलब प्लस करना है। किनको प्लस करना है? एंड टर्म को। एंड टर्म का मतलब होता है जैसे कोई दो वेरिएबल का जो है ये एंड टर्म कहलाएगा। A0 × B, ये एंड टर्म कहलाएगा। तो ये जो एंड टर्म है इसको आप क्या करें? और करें, मतलब जोड़ते हैं, तो ये कहलाता है आपका क्या? सम ऑफ प्रोडक्ट। अब देखिए यहाँ हम क्या कर रहे हैं? सम कर रहे हैं। किन का सम कर रहे हैं? दो प्रोडक्ट का, तो सम ऑफ प्रोडक्ट इस रूप में होता है। वेयर एज एंड टर्म, है ना, एंड टर्म कॉरस्पॉन्ड टू अ रो इन दैट ट्रूथ टेबल वेयर आउटपुट इज 1। यहाँ पर कह रहा है कि जो एंड टर्म होता है, जैसे यहाँ A × B है, ठीक है, ये क्या है? ये किसी ट्रूथ टेबल के रो को बताता है जहाँ की आउटपुट क्या है? 1 है। ठीक है, ये चीजें थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएंगी, है ना। स्टेप टू डिराइव एसओपी। एसओपी कैसे निकालें? ठीक है, सबसे पहले आइडेंटिफाई रो विथ आउटपुट 1। सबसे पहले देखिए कि वो कौन सा रो है ना, ट्रूथ टेबल में वो कौन सा रो है जिसमें आउटपुट आपको 1 बता रहा है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल देखिए ये आपका ट्रूथ टेबल है, यहाँ पर आउटपुट क्या बता रहा है? 1, है ना, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1। तो इन रो पे आपको ध्यान देना है, यही यहाँ पर कहा जा रहा है। ठीक, तो लुक फॉर द रोज इन ट्रूथ टेबल वेयर द आउटपुट इज 1। राइट एन एंड टर्म फॉर इच रो। हर हर रो के लिए आपको जो है एंड टर्म लिखना है। फॉर इच रो विथ आउटपुट 1 राइट एंड टर्म बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ द इनपुट वेरिएबल्स। जो भी इनपुट वेरिएबल्स हैं उसके आधार पर एंड टर्म लिखना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पर इनपुट वेरिएबल्स में क्या है? ABC है। ठीक है, तो करने के लिए यहाँ पर क्या कह रहा है? देखिए उसको मैं यहाँ पर समझा देता हूँ। आपके पास वेरिएबल क्या है? ABC, ये पहला है आउटपुट 1। यहाँ A0 है, B0 है, C0 है, तो यहाँ जीरो के लिए आप लिखेंगे A0, B0 और C0। यही है एंड टर्म। ठीक है, जीरो के लिए नॉट लगाते हैं। अगला देखिए ये 1 है, इसके लिए देखिए आपका A0 है, B1 है और C क्या है? 0 है। तो इधर जो है A के लिए 0 है तो A0, B1 है तो B और C0 है तो C0। फिर अगला जाता है, ये आउटपुट 1 बता रहा है, तो यहाँ 1 1 और क्या है? 0 है, तो यहाँ पर लिखेंगे AB C0। अगला क्या है? 1 1 और 1 है ना, और इसके लिए आउटपुट 1 है तो यहाँ लिखेंगे सिंपली ABC। अब इनको आपस में क्या कर दो? जोड़ दो।
ठीक है, क्या कर दो, जोड़ दो। जैसे A0 B0 C0 प्लस, अब ये वाला लिखो, A0 B C0 प्लस, ये वाला लिखो। ठीक है, क्या है, A B C0 प्लस, ये वाला लिखो, यानी ABC। तो अगर हम लोग लिखते हैं F इक्वल टू दिस, ठीक है, यही है हमारा क्या, सम ऑफ प्रोडक्ट, वही यहाँ बताया गया है। ठीक है, for each input variable use the variable itself if it's one and use the negation not for the variable if it's zero। ठीक है, यहाँ पर वही कह रहा है कि जहां पर आपका जीरो है वहां पर नेगेशन लगाना है, मतलब नॉट लगाना है, जैसे A0। और जहां वन होगा उस वेरिएबल के लिए सिंपली वो वेरिएबल लिखना है। तो एग्जाम्पल के तौर पे बता दिया गया कि अगर A0 है तो उसके लिए A0 लिखो, और अगर A1 है तो उसके लिए, है ना, A लिखो। सिंपली यही बात यहाँ पर बताया गया है। और सबसे आखिरी में क्या करते हैं, उन सारे टर्म को हम लोग आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसे कि आप लोगों ने यहाँ पर देखा भी कि आखिर में हमने क्या किया, सारे टर्म्स को आपस में जोड़ दिया। ठीक है, मल्टीप्लाई नहीं, जोड़ दिया। ठीक है, कंबाइन द वेरिएबल्स इन एंड ऑपरेशन। तो यहाँ पर बेसिकली क्या है, हम लोग जो है एंड टर्म कैसे लिखेंगे उसका बेसिकली स्टेप है। अब जो यहाँ लिखा गया है आप आंसर में वो भी लिख सकते हैं, या फिर मैंने जिस तरीके से अभी आपको समझाया वैसे भी लिख सकते हैं। आखिर में क्या बोलता है, कंबाइन ऑल एंड टर्म, जितने भी आपके एंड टर्म है उसको कंबाइन कीजिए, किसके साथ, और के साथ, यानी सभी को क्या कर दीजिए, और कर दीजिए, यानी सभी को प्लस कर दीजिए। द फाइनल एसओपी एक्सप्रेशन इज द और ऑफ ऑल द एंड टर्म। फाइनली जो आपको एक्सप्रेशन मिलेगा वो और होगा, यानी जोड़ होगा सभी एंड टर्म का, कोरस्पॉन्डिंग टू द रोज वेयर टू आउटपुट इज वन। ठीक है, तो किसको किसको आपने जोड़ा, जिस जिस का भी आउटपुट है ना वन है, जिस जिस का भी आउटपुट वन है, उन्हीं का एंड टर्म को आपने क्या किए, जोड़े। ठीक, जैसे ऊपर अभी जो आपको टेबल बताया गया था उसमें देखिए, पहला जो एक रो था जिसमें आउटपुट आपको वन आया था उसमें था A0 B0 C0, तो हमने क्या लिखा, A0 B0 C0। फिर एक और आउटपुट आया था उसमें आपका A0 था, B1 था, C0 था, तो हमने उसके लिए लिखा A0 B C0। फिर एक और आउटपुट वन आया था टेबल, ट्रूथ टेबल में, जिसमें A1 था, B1 था, C0 था, तो हमने AB × C0 लिखा। फिर एक आउटपुट वन था, ठीक है, जिसमें A भी 1 था, B भी 1 था, C भी 1 था, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर A × B × C लगाए। ठीक है, तो याद रखना जहाँ जीरो होगा वहाँ नॉट लगाते हैं, जहाँ वन होगा वहाँ नॉट नहीं लगाते। एंड फाइनली एसओपी हम लोग कैसे निकालें, इस प्रकार से निकाले हैं। ठीक है, ये मैंने आपको ऑलरेडी करके दिखला दिया है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर मैंने ऑलरेडी करके दिखला दिया है। ये था सम ऑफ प्रोडक्ट। अब बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ सम का। प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ प्रोडक्ट का उल्टा होता है। द पीओएस एक्सप्रेशन इज फाउंड बाय एंडिंग सेवरल ऑड टर्म। ऑड टर्म को, है ना, ऑड टर्म मतलब हो गया जैसे कि A + B, ये एक ऑड टर्म हो गया। A0 + B, ये एक ऑड टर्म हो गया। तो इसको क्या कर दो, तो इसको क्या बोल रहा है, एंडिंग, एंड कर दो, यानी ये कर दो। तो इस तरह का जो एक्सप्रेशन होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ सम। देख रहे हो ना, ये डॉट यानी प्रोडक्ट है, किन का प्रोडक्ट है, इन दो सम का। वही बात यहाँ पर लिखा हुआ है। लेकिन हम लोग ये जो देख रहे हो, ये जो और टर्म है किसका निकालते हैं, ट्रुथ टेबल में जिसका भी आउटपुट जीरो होगा उसका हम लोग जो है ये और टर्म हम लोग निकालते हैं। ठीक है, तो आउटपुट जीरो होगा उसके लिए, जबकि ऊपर वाले में क्या हुआ था, जिसका आउटपुट वन होता था उसके लिए हम लोग एंड टर्म निकालते थे। और प्रोडक्ट ऑफ सम में क्या करेंगे, जिसका आउटपुट जीरो होगा, है ना, ट्रुथ टेबल में देख लेना, आउटपुट जहां जीरो होगा उसके लिए आप जो है और टर्म को निकालेंगे। आगे बताया गया है स्टेप टू डिराइव पीओएस। मेरे ख्याल से अगर मैं सारा कुछ अभी बताऊं तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर ये आपका एक ट्रूथ टेबल था, ठीक है, इसमें अगर आप गौर करें तो आपको जो है जीरो आउटपुट कहाँ कहाँ मिला, आपको एक जगह मिला, दो, तीन और चार जगह मिला। ठीक है, इसके लिए क्या होगा, यहाँ गौर करना, ये इनका और टर्म निकालना है। तो A0 है, B0 है, C क्या है, वन है। यहाँ थोड़ा ध्यान देना, यहाँ उल्टा होता है, जीरो जहाँ रहता है वहाँ नॉट नहीं लगाते हैं। यहाँ A0 है तो यहाँ A लिखा जाएगा, नॉट नहीं लगाएंगे। B0 है तो B लिखा जाएगा। C1 है वहां नॉट लगाते हैं और आपस में जोड़ देते हैं। ये हो गया आपका क्या, ये हो गया आपका एक और टर्म। ठीक, जोड़ वाला। ऐसे ही इसका भी निकालेंगे, इसका भी निकालेंगे और इसका भी निकालेंगे। ठीक है, तो आप देखिए ऐसा आपको जो है यहाँ पर निकाल करके आपको दिखाया गया है इस वाले एग्जाम्पल में, है ना। देखिए यहाँ पर इस तरीके, जिसका आउटपुट जीरो है उसके लिए जोड़, याद रखना है जोड़ डालते हैं बीच में, और
जिसका है ना, जो वेरिएबल का वैल्यू जीरो है उसके लिए नॉट नहीं लगाते हैं यहाँ पर, जहां वन होता है उसके लिए नॉट लगाते हैं, जस्ट उल्टा है, पिछले वाले के जैसा उल्टा है। तो इस प्रकार से हमने बहुत सारा और टर्म निकाल लिया और लास्ट में सभी को प्रोडक्ट कर दिया। ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है, समरी देख ली जान लीजिए, एसओपी में क्या होता है, सम ऑफ प्रोडक्ट यानी और ऑफ एन टर्म, सभी एन टर्म को जोड़ दीजिए, लेकिन किसका एन टर्म निकालते हैं, जिसका आउटपुट वन होता है। ठीक है, ट्रुथ टेबल में जिसका आउटपुट वन होता है और ट्रुथ टेबल में जिसका आउटपुट जीरो होता है, उसका और टर्म निकाल करके उसको एंड कर देते हैं, यानी मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है। तो काफी एक्सप्लेन किया करके ये आंसर लिखा हुआ है, आप जो है इसको ध्यान से देखना, समझना, आसानी से समझ में आ जाएगा। ऐसे भी बूलियन अलजेब्रा बड़ा आसान सा टॉपिक होता है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन माइक्रोवेव लिंक एंड सैटेलाइट लिंक। ठीक है, ये आपका डाटा कम्युनिकेशन और नेटवर्किंग से क्वेश्चन है। आपसे कहा जा रहा है कि माइक्रोवेव लिंक और सैटेलाइट लिंक में क्या डिफरेंसेस है, बताइए। हेयर आर द की डिफरेंसेस बिटवीन माइक्रोवेव लिंक एंड सैटेलाइट लिंक। पहला, ट्रांसमिशन मीडियम को लेकर के बात कर लेते हैं। ठीक है, ट्रांसमिशन मीडियम को लेकर के बात करें, क्या अंतर है, माइक्रोवेव में क्या अंतर है और सैटेलाइट लिंक में क्या अंतर है। यहाँ बताया गया माइक्रोवेव लिंक के बारे में, यूज लाइन ऑफ साइट रेडियो वेव ट्रांसमिटेड बिटवीन टू फिक्स्ड लोकेशन। दो फिक्स्ड लोकेशन होंगे, उसके बीच माइक्रोवेव है ना वो ट्रांसमिट किया जाएगा। दो फिक्स लोकेशन होंगे, उनके बीच माइक्रोवेव ट्रांसमिशन होगा। सच एज एंटीना ऑन टावर्स। ठीक है, एंटीना ऑन टावर, टावर पे आपका एंटीना लगा हुआ होता है, टिपिकली ऑन अर्थ सरफेस, यानी पृथ्वी के सतह पर बहुत सारे जो है टावर्स आपको दिखेंगे जिसपे एंटीना लगा हुआ, वो आपका माइक्रोवेव लिंक कहलाएगा। दूसरा है हम लोगों का सैटेलाइट लिंक, यूजेस सैटेलाइट कम्युनिकेशन। सैटेलाइट लिंक में जो है सैटेलाइट कम्युनिकेशन का इस्तेमाल किया जाता है, वेयर सिग्नल आर ट्रांसमिटेड टू एंड रिसीव्ड फ्रॉम सैटेलाइट ऑर्बिटिंग इन स्पेस। है ना, हमारे स्पेस के ऑर्बिट में है ना, जो भी सैटेलाइट घूम रहा होता है, उससे जो है ट्रांसमिशन प्राप्त करना या उसको ट्रांसमिशन भेजना। ठीक है, ये सैटेलाइट लिंक कहलाता है। विच रिलीज सिग्नल्स बिटवीन ग्राउंड स्टेशन, यानी कि आपके ये पृथ्वी है, इससे ऊपर कोई सैटेलाइट घूम रहा है और नीचे धरती पर जो है दो स्टेशन बना हुआ है। एक स्टेशन से हम इंफॉर्मेशन को भेज रहे हैं सैटेलाइट के पास, और सैटेलाइट उसको लेकर के धरती के किसी दूसरे स्टेशन पे भेज रहा है, ये कहलाता है हमारा सैटेलाइट लिंक। ठीक है, तो ये ट्रांसमिशन मीडियम के को लेकर के दोनों के बीच में बता दिया गया। ठीक है, माइक्रोवेव ट्रांसमिशन में कोई सैटेलाइट नहीं होता है, सैटेलाइट ट्रांसमिशन में सैटेलाइट होता है। ठीक। अगला जो डिफरेंस है उसको हम लोग यहाँ पर देखते हैं। अगला डिफरेंस है वो है इसका कवरेज एरिया को लेकर के। माइक्रोवेव के बारे में बताया गया है, प्रोवाइड्स कम्युनिकेशन ओवर अ रिलेटिवली शॉर्टर रेंज, टिपिकली लिमिटेड टू द डिस्टेंस बिटवीन टू ग्राउंड स्टेशन, 10 to 100 of किलोमीटर। ठीक है, कम दूरी है ना, कम दूरी का ट्रांसमिशन के लिए हम लोग माइक्रोवेव लिंक का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि 10 किलोमीटर से लेकर के 100 किलोमीटर तक का बीच का दूरी हो दो स्टेशन के बीच, तो वहां पर हम लोग माइक्रोवेव लिंक का इस्तेमाल करते हैं। एंड इज ऑफन अफेक्टेड बाय ऑब्स्टेकल लाइक माउंटेन एंड बिल्डिंग। है ना, जो ऑब्स्टेकल होता है, जो रुकावट होता है, उसका जो है प्रायः उससे ये अफेक्टेड होता है ना, बीच में पहाड़ हो या बीच में बड़ा बिल्डिंग हो तो इसके ट्रांसमिशन पर इसका प्रभाव पड़ता है। दूसरा है सैटेलाइट लिंक। ठीक है, इसके कवरेज एरिया के बारे में जान ले, प्रोवाइड ग्लोबल कवरेज एज सैटेलाइट ऑर्बिट द अर्थ एंड कैन कम्युनिकेट विथ ग्राउंड स्टेशन ओवर मच लॉन्गर डिस्टेंसेस, ऑफरिंग कवरेज ओवर लार्ज और रिमोट एरियाज। ठीक है, इसको साधारण भाषा में समझ लीजिए, माइक्रोवेव लिंक की तुलना में सैटेलाइट लिंक जो है ज्यादा एरिया कवरेज जो है आपको देता है, क्योंकि ये एक सैटेलाइट है जो आपके अर्थ से यानी कि पृथ्वी की सतह से जो है लगभग 3600 किलोमीटर की दूरी पर होता है। तो ये ज्यादा एरिया को क्या करता है, कवर करता है। थोड़ा सा सेंटेंसेस आपके लिए थोड़ा सा भारी हो सकता है, लेकिन इसका जो मूल बात है उसको समझ करके आपको आंसर लिखना है। तीसरा डिफरेंस का जो क्राइटेरिया वो है इसका इंस्टॉलेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर। माइक्रोवेव लिंक के बारे में कहा गया है, रिक्वायर लाइन ऑफ साइट बिटवीन एंटीना, एंटीना के बीच में लाइन ऑफ साइट का होना जरूरी है, एक सीध में होना जरूरी है। दिस मींस बोथ ट्रांसमीटर एंड रिसीवर नीड टू बी विद इन विजुअल रेंज, यानी कि जो ट्रांसमीटर और जो रिसीवर होगा वो विजुअल रेंज में होना चाहिए, यानी आप एक ट्रांसमीटर से देखें तो आपको जो है रिसीवर नजर आए। ठीक है, भले ही काफी दूर हो लेकिन नजर आए। टिपिकली रिक्वायरिंग द इंस्टॉलेशन ऑफ माइक्रोवेव टावर्स और हाई प्लेसेस, तो टिपिकली यानी नॉर्मली हम लोग जो है ऐसा टावर को काफी ऊंची जगहों पर हम लोग क्या करते हैं, लगाते हैं। सैटेलाइट लिंक के बारे में जानिए, इसका इंस्टॉलेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर। रिक्वायर अ सैटेलाइट डिश
टू ट्रांसमिट एंड रिसीव सिग्नल एंड ग्राउंड स्टेशंस टू इंटरैक्ट विद सैटेलाइट। एक तो सैटेलाइट चाहिए, दूसरा हम लोग को ग्राउंड स्टेशन चाहिए। द इंफ्रास्ट्रक्चर इज ऑफन मोर एक्सपेंसिव ड्यू टू नीड फॉर स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट्स फॉर बोथ ग्राउंड एंड सैटेलाइट कंपोनेंट। इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बहुत ज़्यादा महंगा होता है, क्योंकि आपको एक सैटेलाइट के लिए भी जो है इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, और ग्राउंड स्टेशन के लिए भी आपको जो है इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है। अगला है सिग्नल प्रोपगेशन, सिग्नल का फैलाव। ठीक है, माइक्रोवेव लिंक के बारे में कहा गया है कि सिग्नल्स आर ट्रांसमिटेड थ्रू द एटमॉस्फेयर ओवर द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस पर जो है एटमॉस्फेयर के थ्रू जो है आपका सिग्नल ट्रांसमिट होता है, एंड कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय वेदर कंडीशंस लाइक रेन, फॉग एंड ऑब्स्टेकल। और इस पर मौसम का प्रभाव पड़ता है, बारिश का, धुंध का, ठीक है, या और भी दूसरे ऑब्स्टेकल्स का इसके सिग्नल पर प्रभाव पड़ता है। सैटेलाइट लिंक के बारे में जान लीजिए। सैटेलाइट सिग्नल ट्रेवल्स फ्रॉम ग्राउंड टू द सैटेलाइट एंड बैक टू अर्थ। इसमें क्या होता है कि ग्राउंड से आपका सिग्नल भेजा जाता है सैटेलाइट के पास, और सैटेलाइट से वापस धरती पर किसी दूसरे स्टेशन के पास भेजा जाता है। दीज सिग्नल्स में ऑल्सो फेस इंटरफेरेंस ड्यू टू वेदर फेनोमेनन। मौसम का प्रभाव इसके सिग्नल पर पड़ता है, बट जनरली हैव अ ब्रॉडर रीच एंड फीवर ऑब्स्ट्रक्शन कंपेयर टू माइक्रोवेव लिंक। माइक्रोवेव की तुलना में इसका जो रीच होता है वो ज्यादा ब्रॉडर होता है। अगला है बैंडविड्थ को लेकर के, इस पर अंतर को जानते हैं। माइक्रोवेव लिंक टिपिकली ऑफर्स हाई बैंडविड्थ बट इज लिमिटेड बाय डिस्टेंस। बैंडविड्थ तो हाई होता है लेकिन डिस्टेंस लिमिटेड होता है। नंबर ऑफ अवेलेबल फ्रीक्वेंसीज एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। सैटेलाइट लिंक के बारे में कहा है ऑफर्स अ हायर बैंडविड्थ, ये हायर बैंडविड्थ आपको देता है ओवर अ वाइड ज्योग्राफिक एरिया। ठीक है, वाइड ज्योग्राफिक एरिया में आपको ये हायर बैंडविड्थ देता है, ऑफन यूज्ड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस एंड ग्लोबल कम्युनिकेशन। ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन या ग्लोबल कम्युनिकेशन के लिए इसका हम लोग इस्तेमाल बेसिकली करते हैं। थ्रू इट कैन बी मोर एक्सपेंसिव। ठीक है, और ये एक्सपेंसिव माना जाता है। अगला है आपका रिलायबिलिटी, उसके बाद है आपका लेटेंसी। तो ठीक है, यहाँ पर 6-7 पॉइंट लिखा हुआ है, आपको केवल 5 पॉइंट ही लिखना है। आपको जो भी 5 पॉइंट इजी लगे उन्हीं 5 पॉइंट को आप लिखना। ठीक है, एक और भी डिफरेंस होता है कॉस्ट। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर काफी जो है लगभग 8 पॉइंट्स लिखवा दिया है। आपको 8 में से केवल 5 ही लिखना है। आपको जो भी इजी लेके, जो भी पॉइंट आपको इजी लेके, आप उसको ही पढ़ करके एग्जाम में लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफ्रेंशिएट बिटवीन एक्सएमएल और एचटीएमएल, दोनों में डिफरेंस बताइए। हेयर आर की डिफरेंस बिटवीन एक्सएमएल एंड एचटीएमएल। ठीक है, पहले तो दोनों का फुल फॉर्म याद रखिएगा। पर्पस क्या होता है? एक्सएमएल के बारे में कहा गया है डिजाइन टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट डेटा। ठीक है, इसको डिजाइन किया गया है डेटा को स्टोर और ट्रांसपोर्ट करने के लिए। इट फोकसेस ऑन रिप्रेजेंटिंग द स्ट्रक्चर ऑफ डेटा। इसका मेन फोकस होता है डेटा के स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करना। इज यूज फॉर डेटा एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम, और किन्हीं दो सिस्टम के बीच में डेटा एक्सचेंज के लिए करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। जबकि एचटीएमएल के बारे में कहा गया है डिजाइन टू डिस्प्ले डेटा एंड क्रिएट द स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेजेस। ठीक है, डेटा को डिस्प्ले करने के लिए डिजाइन किया जाता है ना, और डिजाइन करता है एचटीएमएल के जरिए आप डिजाइन करते हैं, और ये जो है आपका वेब पेज के स्ट्रक्चर को आप क्रिएट कर सकते हैं एचटीएमएल के जरिए। इट फोकसेस ऑन हाउ डेटा इज रिप्रेजेंटेड इन अ ब्राउजर। इसका मुख्य मकसद होता है एचटीएमएल का कि किस प्रकार से ब्राउजर में, वेब ब्राउजर में आपका डेटा दिखेगा। नेक्स्ट है हम लोगों का टैग डेफिनेशन को लेकर के। टैग दोनों में ही होता है। एक्सएमएल के बारे में कहा गया है टैग्स आर यूजर डिफाइंड, ये यूजर डिफाइंड टैग्स होते हैं, एंड कैन बी कस्टमाइज टू रिप्रेजेंट एनी काइंड ऑफ डेटा, और आप इसको अपने अनुसार जो है कस्टमाइज कर सकते हैं। द टैग्स आर नॉट प्री डिफाइंड, इसके टैग जो होते हैं वो प्री डिफाइंड नहीं होते हैं। जबकि एचटीएमएल के बारे में कहा गया है टैग्स आर प्री डिफाइंड, इसके टैग प्री डिफाइंड होते हैं, पहले से डिफाइन किए गए होते हैं, जैसे पी है, div है, h1 है, एंड आर स्पेसिफिकली यूज टू स्ट्रक्चर कंटेंट ऑन वेब पेज। इस ये जो है स्पेसिफिकली हम लोग इसका इस्तेमाल जो है वेब पेज के कंटेंट को स्ट्रक्चर करने के लिए करते हैं। सिंटेक्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, सिंटेक्स को लेकर के क्या दोनों में डिफरेंसेस है। एक्सएमएल के बारे में कहा गया है इसका जो सिंटेक्स होता है वो काफी स्ट्रिक्ट होता है। टैग्स मस्ट बी प्रॉपरली क्लोज्ड एंड द डॉक्यूमेंट मस्ट बी वेल फॉर्म्ड।
ठीक है, आपका जो है टैग वो प्रॉपरली क्लोज भी रहना चाहिए और डॉक्यूमेंट जो है वो वेल फॉर्म्ड भी रहना चाहिए। जबकि एचटीएमएल के बारे में कहा गया है मोर इजी विथ सिंटेक्स, सिंटेक्स के मामले में ये आसान है। सम टैग्स डू नॉट नीड टू बी क्लोज्ड, कुछ ऐसे भी टैग होते हैं जिसमें हम लोग को जिसको कि क्लोज करने की आवश्यकता नहीं होती है, जैसे कि आईएमजी एंड browsers can render content if the HTML is not perfectly structured। अगर आपका HTML जो है परफेक्टली स्ट्रक्चर्ड नहीं है तब भी जो है ब्राउजर हमको जो है जो भी होगा वो हम लोग को डिस्प्ले करेगा। डेटा हैंडलिंग के बारे में बात करते हैं। एक्सएमएल के बारे में कहा गया है कि primarily यूज फॉर स्टोरिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग डेटा। बेसिकली इसका इस्तेमाल जो है डेटा को स्टोर और ट्रांसपोर्ट करने के लिए होता है। इट इज नॉट कंसर्न विथ हाउ द डेटा इज डिस्प्लेड, इसका संबंध इससे नहीं होता है कि डेटा किस प्रकार से दिखेगा। जबकि एचटीएमएल के बारे में कहा गया है यूज टू डिस्प्ले डेटा इन वेब ब्राउजर। ठीक है, बेसिकली इसका इस्तेमाल जो है हम लोग वेब ब्राउजर में डेटा को डिस्प्ले करवाने के लिए करते हैं। फोकसिंग ऑन द विजुअल लेआउट, हमारा फोकस विजुअल लेआउट पे होता है और जो कंटेंट होता है उसके प्रेजेंटेशन पर होता है। बात करते हैं केस सेंसिटिविटी का, तो एक्सएमएल के बारे में कहा गया है कि एक केस सेंसिटिव होता है। फॉर एग्जाम्पल ये जो लिखा हुआ है ना, एक टी कैपिटल है और यहाँ पर टी मतलब सारा कुछ स्मॉल है, ये दोनों को डिफरेंट मानेगा मेरा एक्सएमएल। जबकि एचटीएमएल ऐसा नहीं है, ये नॉट केस सेंसिटिव है। आप ऐसे लिखो एच1 चाहे आप ऐसे लिखो एच1, दोनों को समान ट्रीट करेगा, समान मानेगा। अगला है वैलिडेशन। एक्सएमएल के बारे में कहा गया है सपोर्ट्स वैलिडेशन अगेंस्ट अ डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन। ठीक है, ये आपके लिए थोड़ा सा एडवांस हो जाएगा। ठीक है, आप चाहे तो इसको छोड़ भी सकते हैं। तो बच्चों ये था आपका 2023 के क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन का फाइनल पार्ट। ठीक है, लगभग 6 पार्ट का वीडियो हमने जो है वीडियो को हमने 6 पार्ट में बनाया है। आप 2023 के सारे क्वेश्चन को का सॉल्यूशन जो है इन वीडियोस के माध्यम से देखिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।